हमारे साथ अब मयूरेश जोशी भी जुड़े हैं, जय ठक्कर हमारे साथ बने हुए हैं, दीपाली मेरे साथ ऑब्वियसली स्टूडियोज में मौजूद है। मयूरेश, मॉर्निंग टू यू। आप क्या ट्रेड करना चाहेंगे? आप वुड यू वांट टू वेट टिल 11 o'clock आरबीआई की पॉलिसी के बाद आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे, या फिर यू हैव अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस इस समय? गुड मॉर्निंग। आई थिंक क्लियरली अगर हम देखेंगे तो जैसे डेटा पैन आउट हो रहा है तो उम्मीद तो है ही नहीं कि आरबीआई कोई रेट कट ये पॉलिसी में एटलीस्ट करेगा। इट विल प्रॉब्ली जस्ट सी व्हाट द फेड डज और उसके बाद एक्शन लेगा ऑन व्हाट प्रॉब्ली ट्रांसपायर्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो एक फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है ऑन बाइंग डिक्लाइन स्टैगर्ड वे में खरीदने का क्रॉस सेक्टर्स एंड क्वालिटेटिव स्टॉक्स खरीदने का, आई थिंक वो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मेरे हिसाब से अभी भी चालू रहना चाहिए। जी मयूरेश, अभी हम रेलवे स्टॉक्स की बातचीत कर रहे थे। लगातार हम इन शेयरों में खरीदारी देख रहे हैं। एक बड़ा निवेश भी के लिए भी जो डोज हैं वो ओपन हुए हैं और एल्स्टॉम के साथ करार हुआ है इंडियन रेलवेज का, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट। लेकिन आमतौर पर भी रेलवे बजट से पहले नवंबर दिसंबर ऐसा पीरियड होता है जब इन स्टॉक्स में खरीदारी आमतौर पर इमर्ज होती भी है और इस बार भी वो रिफ्लेक्शन दिखा है। तो एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी अभी रेलवे स्टॉक्स को लेकर क्या है? क्या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 3-4 महीने के नजरिए से खरीदने चाहिए ये शेयर्स, या फिर क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे? मॉर्निंग दीपाली जी। आई थिंक क्लियरली शॉर्ट टर्म के हिसाब से रेलवे स्टॉक्स बिल्कुल चलेंगे एंड इट इज अ कॉमन थीम। लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे एफडीआई अंदर आ रहा है और जैसे सुरेश प्रभु साहब ने लास्ट बजट में भी कहा था और जो डेवलपमेंट्स हुई एक साल में, मेरे ख्याल से आई थिंक काफी कुछ एफडीआई अंदर आ रहा है। लॉट ऑफ मनी इज बीइंग पम्प्ड इनटू रेलवे सेक्टर और ये स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है रेलवे कंपनियों के लिए। तो जनरली अगर हम देखें तो आई थिंक जो एक वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट होता है, ऑर्डर फ्लोज को लेके, एग्जीक्यूशन इश्यूज ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, मेरे ख्याल से आई थिंक आई एम मेंटेनिंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव व्यू ऑन रेलवे स्टॉक्स। तो स्ट्रक्चरली आई थिंक ये रेल बजट से आई थिंक स्टोरी चालू हो जाएगी रेलवे स्टॉक्स के लिए। जो हम फिनोमिना देखते थे आई थिंक बाइंग रेलवे स्टॉक्स बिफोर द बजट एंड देन सेलिंग देम ऑफ आफ्टर द बजट, मेरे ख्याल से आई थिंक इफ यू गॉट अ लॉन्गिश व्यू द फिनोमिना विल कंटिन्यू फॉर रेलवे स्टॉक्स। रोलिंग स्टॉक बढ़ेगा, एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स कम होंगी, कैश फ्लोज बढ़ेगा जिसकी वजह से आई थिंक कैश फ्लोज और रिटर्न रेशियोज में सुधार आएगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक टिटागर वैगन्स, टेक्समैको रेल जैसी कंपनी अगर डिक्लाइन पे मिलती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। बट ध्यान रखें आई थिंक इट्स 2 to 3 year स्टोरी, क्योंकि एग्जीक्यूशन और वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव होने में 3 से 4 क्वार्टर लगेंगे। मेंटेनिंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टांस अगले 2 से 3 रेलवे स्टॉक्स में। मयूरेश, कल मार्केट बंद होने के बाद सेबी की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आई हैं उसमें उन्होंने एक्सचेंजेस की लिस्टिंग के लिए जो रास्ता है उसे क्लियर किया है और इसका सीधा इम्पैक्ट इस तरह से देखने को मिल सकता है दैट देयर आर मेनी कंपनीज जिनकी होल्डिंग है एक्सचेंजेस में, चाहे वो बैंक्स हो, बैंक्स लाइक एसबीआई या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इनकी तो होल्डिंग्स हैं ही, साथ साथ देयर आर कंपनीज लाइक आईएफसीआई जिनकी एक्सचेंजेस में होल्डिंग है। अब क्योंकि एक्सचेंजेस की लिस्टिंग का रास्ता क्लियर हुआ है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है इन कंपनीज को हो सकता है इफ दिस एक्सचेंजेस डिसाइड टू गो पब्लिक, अगर वो लिस्ट करें अपने आप को। तो क्या इन स्टॉक्स पर आज इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? बिकॉज हमने अभी करीब 1 सवा पहले एनएसई में स्टेक सेल देखा था आईएफसीआई का। तो एक सेटलमेंटल मूव थ्रू बिल्कुल आ सकता है, बट आई थिंक लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स कैसी होंगी, कैसे डाइवेस्ट कर सकते हैं, हु इज गोइंग टू डाइवेस्ट इन व्हाट प्रोपोर्शन, इशू प्राइस क्या होगा, आई थिंक ये सारी चीजें भी देखना बहुत जरूरी है एंड आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म। तो आई थिंक थोड़ा समय लगेगा टू हैव ऑल दीज रेगुलेटरी हर्डल्स बीइंग पास। सेकेंडली आई थिंक अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में देखें तो जो कंपनियों ने इसमें निवेश किया, जैसे आप कह रहे हैं बैंक्स है, आईएफसीआई है, देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज एज वेल, आई थिंक एक बहुत अच्छा रास्ता खुलता है इनके लिए बिकॉज दीज आर ऑल नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स दैट दे प्रॉब्ली तो आई थिंक एक पॉजिटिव मूव ऑन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म बिल्कुल देखा जा सकते हैं सारे स्टॉक में जिनकी होल्डिंग्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दीज एक्सचेंजेस। जी, इसके अलावा सेबी की बैठक में कल ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए फंड रेजिंग के नियमों को भी मंजूरी मिली। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि अब तक हमने देखा भी है कि जो कॉर्पोरेट्स है मीर वो ओवरसीज ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए फंड रेज करते हैं। कहीं ना कहीं इनफैक्ट कल जिस तरह से हमारे कई एक्सपर्ट से बातचीत हो भी रही थी वो भी ये मान रहे थे कि अगर ग्रीन बॉन्ड्स को सक्सेसफुल बनाना है तो एक ग्रेटर अवेयरनेस लानी होगी कॉर्पोरेट्स के बीच में। जी हाँ, बिल्कुल ये बात आपने सही कही क्योंकि हमने देखा है कि इनफैक्ट इससे लेकर एक तो अवेयरनेस थोड़ी कम है
और दूसरा जो बाकी जरिए हैं फिलहाल रकम जुटाने के, क्योंकि वो थोड़े से आसान साबित होते हैं तो कॉर्पोरेट्स का झुकाव भी उनकी तरफ ज्यादा होता है। तो ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि सेबी हैज टेकन अ फर्स्ट स्टेप, लेकिन देन इट नीड्स टू बी फॉलोड अप, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस हो या फिर इंसेंटिवाइज करना कि जिससे कॉर्पोरेट्स ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए भी रकम जुटाना शुरू कर दें। ये आई थिंक अहम होगा। लेकिन कल सेबी ने जैसे कहा है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी मंजूरी उन्होंने दी है ग्रीन बॉन्ड्स की ट्रेडिंग के लिए, तो ये अपने आप में कहीं एक जैसे कहते हैं कि इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और ये मददगार साबित हो सकता है, बट वील हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है मयूरेश, वो है जीडीपी नंबर्स। कल मार्केट बंद होने के बाद आए थे और उसमें क्लियरली जिसे अर्ली साइंस ऑफ ग्रीन शूट्स कहते हैं वो देखने को मिला है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। हालांकि अगर आप वाई देखेंगे तो शायद ये आंकड़ा थोड़ा निराशाजनक लगे आपको, बट इफ यू लुक एट इट सिक्वेंशली तो आंकड़ा ठीक था। यहां पर आपका व्यू क्या है? सो क्लियरली आई थिंक अगर हम केपेक्स, इन्वेस्टमेंट साइकिल और फिस्कल डेफिसिट और करंट डेफिसिट, ये चारों चीजों की बात करें तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो करंट और फिस्कल डेफिसिट है लार्जली आई थिंक बिकॉज ऑफ फॉल इन ऑयल प्राइसेस और जैसे गवर्नमेंट ने एक फ्रंट एंड किया है, अगेन आई थिंक द ग्रोथ हैज बीन रीजनेबल दिस ईयर। तो मुझे लगता है आई थिंक गवर्नमेंट ने काफी अच्छी मेहनत की है टू मैनेज एंड बैलेंस बोथ द फिस्क एंड द करंट डेफिसिट। जहां तक जीडीपी ग्रोथ का सवाल है, एंड यू बैलेंस दैट आउट विद इन्फ्लेशन आई थिंक मैनेजेबल लिमिट्स में आरबीआई के, जैसे आरबीआई ने एक लिमिट पैन आउट की थी। और जहां तक केपेक्स और इन्वेस्टमेंट साइकिल का सवाल रहा, आई थिंक यस, आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत वहां दिख रही है, बट ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स मेरे ख्याल से आई थिंक यू विल सी सम अमाउंट ऑफ स्पर्ट कमिंग थ्रू। आई थिंक जो डिमांड और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हम फेस कर रहे हैं probably supply chain में और probably in terms of consumption demand going through, that should show signs of improvement over the next 2 to 3 quarters. इसलिए जीडीपी के जो आंकड़े हैं ये सुधार की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। They will have a very positive direction over the next 2 to 3 quarters. So I'm maintaining very very positive stance FY17 FY18 जीडीपी आंकड़ों के ऊपर। जी चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। जय ठक्कर मौजूद है, मयूरेश जोशी भी हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। आज मार्केट्स के लिए अहम दिन, लेकिन इनफैक्ट ये दिन क्या, अभी जो आने वाले जो कुछ दिन है या फिर कुछ समय है, वो वैसे भी बाजार के लिए काफी अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि चाहे आरबीआई की पॉलिसी हो या फिर फेड मीट या फिर विंटर सेशन में जीएसटी का क्या होगा, ये सारी चीजें ऐसी हैं, ये सवाल ऐसे हैं जो मार्केट्स के मन पर लगातार प्ले करेंगे। लेकिन फिलहाल में हमारे साथ मिस्टर जेके जैन जुड़े हैं ये बताने के लिए कि एफएनओ साइड पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, संकेत इस समय क्या है। मिस्टर जैन, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। क्लियरली 8000 एक ऐसा लेवल है जो कुछ हद तक रेजिस्टेंस के तौर पे प्ले हो रहा है मार्केट में, बट एट द सेम टाइम ये एक अपॉर्चुनिटी भी है मार्केट के पास, अगर इसे सरपास कर जाता है तो। आज आप क्या ट्रेड इनिशिएट करेंगे मार्केट में? जिस हिसाब से अगर देखोगे तो आई थिंक सीरीज जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव बायस से हुआ है। ऑप्शंस के एक्टिविटीज में नो डाउट 8000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट इतना सिग्निफिकेंट ओपनिंग इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है जो क्रॉस होने की प्रोबेबिलिटी नहीं देता है। इस हिसाब से अभी सीरीज का शुरुआत है, लंबा सीरीज है। आई थिंक 31 दिसंबर को एक्सपायरी होनी है, जो पूरा महीना बाकी है। तो मेरे हिसाब से बायस पॉजिटिव साइड रख के खेलना चाहिए, बट इवेंट्स भी है तो आई थिंक ऑप्शंस में खेलना बेहतर रहेगा। तो मेरी सलाह ये है कि फॉर द डे आई थिंक 8000 का कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए। थोड़ा डिप पे मिलता है 120 के 120 के पास, 98 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाई करने के लिए सलाह दूंगा। अगर मार्केट 8000 क्रॉस अप करता है तो आई थिंक एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो ये ऑप्शन 165 170 लेवल देखने को मिल सकता है आज के फेयर में। जी जेके, 2 स्टॉक ऑप्शन जिन पर आप बैट करेंगे आज? एक आईसीआईसीआई बैंक का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए सलाह दे रहा हूँ। ये स्टॉक अगर देखिए आई थिंक काफी अंडर परफॉर्मर रहा विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट बैंक, पर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जिस हिसाब से पीएसयू बैंक मूव हो रहा है, उसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक में भी एक अच्छी चाल दिखी है। इवन लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप देखने को मिला है। ऑप्शंस एक्टिविटी भी अभी ये बता रहा है कि अभी भी अपसाइड रूम है। तो मेरे हिसाब से 280 का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए सलाह दे रहा हूँ, जो 6.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 4.5 का इसका स्टॉप लॉस लगा के इसकी बाई करने की सलाह है। और ऊपर में ये इसका लक्ष्य लगेगा 11 से 12 रुपए, तो आ जाए 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हमें लगता है कि आने की संभावना है।
दूसरा ऑप्शन होगा टाटा स्टील में पुट ऑप्शन बाय करने के लिए सर दूंगा। मेटल स्पेस में अभी भी पोजीशन मिक्स पैक है, कुछ पोजीशंस शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, कहीं शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप देखने को मिला है, पर्टिकुलरली स्टील स्पेस में एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप देखने को मिली है। तो टाटा स्टील हमें लगता है कि यहाँ पे जो बेरिश मूव है वो कंटिन्यू करेगा, नीचे के सबसे 220-218 लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए एट द मनी कॉल ऑप्शन जो 230 का कॉल ऑप्शन बाय करने का सलाह दूंगा। 9 रुपए के आसपास है, 6 रुपए का लगाइए, टारगेट इसका होगा 15 to 16 रुपीज, which could be achieved in a day or two। जी चलिए, शुक्रिया जेके बातचीत करने के लिए। तो जेके मानते हैं कि 8 दिसंबर के 8000 के कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। 98 का स्टॉप लॉस रखिए, 165 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। और 2 स्टॉक ऑप्शन जिन पर ये बेट कर रहे हैं, एक लॉन्ग साइड पर रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक के 280 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 6.5 रुपए में आप खरीद सकते हैं। 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 11 रुपए के टारगेट्स आप मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा टाटा स्टील में प्रेशर आज एक्सटेंड हो सकते हैं, इसीलिए आप दिसंबर 230 की जो पुट है वो 9 रुपए में खरीद सकते हैं। टाटा स्टील की जो स्टॉप लॉस रखने हैं वो 6 रुपए के, जो टारगेट्स है वो 15 रुपए के आसपास मेंटेन करने की सलाह है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जिन पर आज आप नजर रख सकते हैं, उनमें एक पिडिलाइट भी रहेगा। कल भी हमने देखा डे हाई पर ये स्टॉक क्लोज हुआ और आज खबर भी है कि सीआईसी होल्डिंग्स का एडहेसिव कारोबार कंपनी खरीद सकती है श्रीलंकन सब्सिडरी के जरिए। हमने कल भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक्विजिशन स्टॉक में देखा भी था। आपकी अप्रोच क्या रहेगी पिडिलाइट पर? पीडीलाइट ऐसे तो टेक्निकली काफी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है दीपाली काफी समय से, और ऑन द हाई साइड 596-600 के लेवल्स जो है वो क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। बट द वे एक रिवर्सल देखने मिला है ये स्टॉक में, आई बिलीव कि अगर 600 तक के लेवल्स अगर ऑन द अपसाइड निकलते हैं तो दीपाली काफी बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा ये स्टॉक में, बिकॉज जनवरी ऑफ दिस ईयर से लेकर कंटिन्यूसली ये स्टॉक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, और अगर 600 के लेवल्स पार करता है तो 1 साल का ब्रेकआउट देखने मिलेगा ये स्टॉक में, विच विल हेल्प दिस स्टॉक टू इंच टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 690 to 700। तो आई थिंक अभी होल्ड करे, जिसके पास भी पोजीशंस हो। आई थिंक ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट है ये स्टॉक में 525 के आसपास का, तो 525 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट रहेंगे 600 के, और 600 का ब्रेकआउट आता है तो और लॉन्ग्स ऐड कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 690 to 700। जी चलिए, इस बीच एमएससीआई में जो शफलिंग हुई है जो कि आज से लागू हो रही है, उस पर भी नजर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टॉक्स इसमें शामिल हो रहे हैं इसमें नजर रखनी होगी। हालांकि न्यूज कुछ हद तक फैक्टर्ड इन है, लेकिन एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में अशोक लेलैंड और कैडिला इन्हें शामिल किया गया है। साथ ही कुछ और स्टॉक्स मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स का डीवीआर इन्हें शामिल किया गया है इस सूची में। और जो बाहर होने वाले स्टॉक्स हैं उसमें एक तो डीएलएफ है और साथ ही ऑयल इंडिया, इसे बाहर किया गया है। जबकि और 2 स्टॉक्स जिन्हें बाहर किया गया है, शामिल किया गया है, वो है स्मॉल कैप इंडेक्स में, वो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और सीसीएल प्रोडक्ट्स। इन्हें स्मॉल कैप एमएससीआई का जो ग्लोबल इंडेक्स है इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा डिशमैन फार्मा इसे भी शामिल किया गया है, और साथ ही एस्कॉर्ट्स इसे भी ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया गया है। और एक्साइड और एचएसआईएल ये 2 अन्य काउंटर्स हैं जिन्हें ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया गया है। इनमें से कोई काउंटर ऐसा है जो आपके रडार पे हो? श्योर मीर, इनफैक्ट चार्ट्स भी तो काफी समय से कंसोलिडेशन हो रहा है। आई थिंक इस लेवल्स पे अगर ब्रेकआउट देखने मिलता है तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। कैडिला में ऑन दी हाई साइड मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 475 से 480 तक के इमीडिएट टारगेट्स बन रहे हैं। डिशमैन फार्मा भी काफी अच्छा लग रहा है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में एक ऐसा स्टॉक है जो मीर काफी पसंदीदा स्टॉक है मेरा, एक अच्छा ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने मिला है। और अपार्ट फ्रॉम ऑल कार्गो गति भी एक स्टॉक है जो मेरे रडार पे है, वहां पे एक अच्छा डबल बॉटम ब्रेकआउट देखने मिला है। और एक साइड में भी एक अच्छी डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुई है। तो एक साइड ऑल कार्गो, कैडिला और डिशमैन फार्मा, ये 4 स्टॉक्स है हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए ऑन द लॉन्ग साइड। जी, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। ऑल मार्केटिंग कंपनीज पर आज नजर रहेगी क्योंकि पेट्रोल कीमतों में कटौती हुई, पेट्रोल डीजल प्राइसेस दोनों में ही। और हमने देखा भी इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड प्राइसेस है वो अभी भी लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, $40 के आसपास। नामेक्स क्रूड ब्रेंट क्रूज $44-45 के आसपास कर रहा है। लेकिन नजर रहेगी आज एविएशन स्टॉक्स पर भी, क्योंकि पेट्रोल डीजल प्राइस कट के बाद चांसेस है कि शायद एटीएफ प्राइसेस में भी कट हो। और इसके अलावा स्पाइस जेट पर तो आज एक न्यूज फ्लो भी है। स्पाइस जेट ने कहा है कि फ्लाई दुबई ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन को लेकर इंटरेस्ट जाहिर किया है कंपनी में। कल हमने देखा भी था 3.5% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ था। और कल ही नहीं, बीते 3 मंथ्स में जो प्राइस बिहेवियर रहा है स्टॉक का वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा, इनफैक्ट प्रिसाइसली 2 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर के दौरान। एविएशन स्टॉक्स को लेकर मयूरेश, आपकी अप्रोच क्या है अभी?
सो क्लियरली दीपाली जी, जैसे आपने कहा ETF प्राइसेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट ETF प्राइसेस डिटरमाइन करती है। लेकिन काफी कंपनी आई थिंक इट्स वेल नोन फैक्ट, स्पाइसजेट हो, जेट हो, नेगेटिव नेटवर्थ है, कैश फ्लोज में दिक्कतें हैं, लोड फैक्टर्स में इश्यूज हैं। एंड अगेन आई थिंक द न्यूज दैट वाज सराउंडिंग अ लॉट ऑफ दीस स्टॉक्स आई थिंक लार्जली फैक्टर्ड इन देम। मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था, अगले 2 क्वार्टर एटलीस्ट विद क्रूड प्राइसेस स्टेइंग द वे ETF प्राइसिंग आई थिंक होने की उम्मीद है, मार्जिन बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसलिए सेंटिमेंटली आई थिंक और टेक्निकली ये स्टॉक्स बिल्कुल चल सकते हैं, बट विद इन दीज कंपनीज आई थिंक इंटरग्लोब एविएशन पे जैसे मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था, आई थिंक इट्स अ क्लियर होल्ड क्योंकि आई थिंक एटलीस्ट एज नंबर्स स्टैक आउट, आई थिंक नंबर्स आर लुकिंग फार बेटर देन जेट एंड स्पाइसजेट। जी, फिर इस बीच देख लेते हैं संकेत जिस तरह के हैं। आज SGX निफ्टी अभी भी जो संकेत दे रहा है वो करीब एक लिमिटेड तेजी के हैं, 14-15 अंकों के आसपास की बढ़त यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन ऑटो स्पेस नंबर्स जिस तरह के एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि इस बार जो फेस्टिव सीजन है उसका सीधा इम्पैक्ट ऑटो सेल्स नंबर्स पर देखने को मिलेगा। टू दैट एक्सटेंट जो बेस इफेक्ट है वो प्लस ये इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो इट विल बी इंटरेस्टिंग जिस तरह के नंबर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन शुरुआत 2 व्हीलर स्पेस से करते हैं। बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प इन दोनों पर इस समय दोनों में एक शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ब्रेकआउट देखने मिला है, प्रीवियस हाईज को भी निकाला और ट्रेंड अप है दोनों में ही। पर जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग मुझे टीवीएस मोटर में ज्यादा लगता है। टीवीएस मोटर के खास करके इसके लिए क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट दिया उसने, एक चैनल में से ब्रेकआउट दिया और चैनल में से ब्रेकआउट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक उसके अपर एंड ऑफ द चैनल तक जा सकता है, जो करीबन उसके मीडियम टर्म में टारगेट्स बन रहे 410 के आसपास के। हीरो मोटोकॉर्प और बजाज में जो पैटर्न्स फॉर्म हुए मीर, वो देखकर ऐसा नहीं लगता कि एक मोमेंटम फास्ट बिल्डअप हो सकता है। 1-2 दिन की रैली शायद देखने मिल सकती है अगर ऑटो सेल्स नंबर जैसे आपने बताया कि अच्छे देखने मिल सकते हैं, तो डेट कैन हेल्प टू बूस्ट मोमेंटम फॉर 1 or 2 डेज। पर एक जो सस्टेनेबल मूव है मुझे टीवीएस मोटर में ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड दैट्स रीजन ये एक ऐसे स्टॉक से 2 व्हीलर सेगमेंट में जो हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 400 एंड मीडियम टर्म। कुछ देर पहले हम सेबी फैसलों की बात कर रहे थे और अब इन फैसलों का असर क्या होगा, क्या चेंजेस हो सकते हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं। बीएसई ऑलरेडी DRHP पहले ही दाखिल कर चुका है कुछ साल पहले, लेकिन अब NSE भी जल्द IPO लेकर आ सकता है। सुमित मौजूद है बारीकियां लेकर और डिटेल्स लेकर, बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली। दोनों एक्सचेंजेस के IPOs आ सकते हैं और अगर ये IPO को जो मंजूरी मिली है इसका गोइंग फॉरवर्ड ये दोनों अपनी अगर वैल्यू अनलॉक करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इसमें शेयर होल्डिंग रखते हैं। पहले NSE की बात कर लेते हैं। NSE में LIC और SBI दोनों सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, करीब 10% के आसपास की शेयर होल्डिंग इन दोनों की। तो SBI को उसका साफ तौर पर फायदा आता दिखाई पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिलेगी। SHCIL एक और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी करीब 5% हिस्सेदारी है। IDB बैंक की भी 5%। IDBI बैंक तो लगातार इस हिस्सेदारी बेचने के ऊपर कामकाज कर भी रहा है, तो ये एक बड़ा दावेदार होगा जिसको इसका फायदा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा IFCI की भी करीब 3.5% हिस्सेदारी है। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए रिसेंटली करीब 15 सितंबर को IFCI ने 1.5% हिस्सेदारी बेची थी और ये भी कहा था कि दिसंबर तक वो 1.5% हिस्सेदारी और बेच सकते हैं। तो हो सकता है IFCI इसी महीने और हिस्सेदारी बेचता हुआ दिखाई पड़े। IDFC ने हालांकि अपनी हिस्सेदारी बेची है 2012 में, लेकिन अभी 1.9% हिस्सेदारी उनके पास है। उसके अलावा NIC नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, उसके अलावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और कुछ और फंड हाउसेस की मिला के करीब 50% के आसपास की हिस्सेदारी और भी रिमेनिंग है। इसमें इन 40% जो बड़े फंड्स की बात करें तो उसमें HNIs भी हैं। हीरो मोटोकॉर्प करीब 2% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो ये कुछ ऐसे फंड हाउसेस हैं या ऐसे कुछ बड़े HNIs हैं जिनके पास शेयर होल्डिंग है और अगर वैल्यू अनलॉक होता है तो इनको साफ तौर पर फायदा मिलेगा। वहीं BSE की अगर बात करें तो BSE में भी करीब 5% के आसपास की हिस्सेदारी LIC के पास है। सिंगापुर एक्सचेंज की करीब 4.5% है। डॉइच बोर्स जो है उसकी करीब 4.5% है। इसके अलावा कुछ और जो फंड्स हैं उनकी भी करीब 5% के आसपास की हिस्सेदारी है। लेकिन यहां पर भी जो बड़े फंड हाउसेज हैं उनकी करीब 35 से 36% हिस्सेदारी है और लगातार ये 35 से 36% हिस्सेदारी वाले जितने बड़े फंड हाउसेज हैं वो कोशिश पे है कि यहाँ पे IPO आए। उन्होंने रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात भी की थी इस IPO को लाने को लेकर। तो ये ऐसे हाउसेज हैं, ये सबसे पहले लॉक करेंगे, तो इस लिहाज से भी इनके ऊपर नजर बनाकर रखनी होगी। जी शुक्रिया सुमित आपका। तो काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अपनी हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, लेकिन प्रिसाइसली आप नजर रखकर चल सकते हैं IFCI और IDBI बैंक पर। चलिए 9 बजे हैं, वक्त हो गया शेयर बाजार लाइव को यहीं समेटने का। हर रोज की तरह शुरुआत करेंगे फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले देख लीजिए हेडलाइंस।
नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मीर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत जुड़े हैं और आज एक इंटरेस्टिंग दिन रजत ट्रेडर्स के लिए काफी व्यस्त रहेगा आज का दिन। जी बिल्कुल, लेकिन प्री इंडिकेटिव टिक्स देख लेते हैं कैसे आ रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी पे, लेकिन अब धीरे धीरे देखना होगा कैसे यहाँ पर पैन आउट होता है ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि आज फिर से एक रेंज मोड सेशन एक्सपेक्टेड है। ठीक, क्रेडिट पॉलिसी से पहले, क्रेडिट पॉलिसी के बाद ट्रेडर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर कट डायरेक्शन निकल के आ सकते हैं। अगर ऊपर से कर दिया राम राजन ने तो वो एक बूस्टर डोज बन जाएगा इंडियन मार्केट्स के लिए, उम्मीद जिसकी बहुत कम है। 7917 शुरुआती सत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज आधे फीसदी के आसपास टूटा। केन इंडिया में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक में मुनाफा वसूली है, साथ साथ बजाज ऑटो संभालने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट ऑटो काउंटर्स काफी एक्टिव है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार। सिप्ला में ₹1 के आसपास की तेजी और हीरो मोटोकॉर्प में लगभग 0.1% के आसपास की गिरावट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। 66.67 के मुकाबले 66.51 मजबूत शुरुआत हुई है रुपए की आज के सत्र में, और ये ट्रिगर प्रोवाइड कर देगा इंडियन मार्केट्स को। प्री इंडिकेटिव टिक किया 5 के आसपास की गिरावट रहेगी निफ्टी पे, लेकिन 66.51 अगेन ऊपरी स्तरों पर जिस तरीके का रिवर्सल मिला है वो इंडियन करेंसी के लिए काफी पॉजिटिव है। एशियन पेंट्स लगभग आधे फीसदी के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। ग्रासिम में इंडिकेटिव टिक्स पॉजिटिव है। इन्फोसिस 1100 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। टीसीएस फ्लैट है, लेकिन आईटी काउंटर्स ध्यान में रखिए, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस ये काउंटर्स जो कल लेटर आधे घंटे में बहुत चढ़ते हुए नजर आए। कोल इंडिया में इंडिकेटिव एक्शन पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टॉक्स इस समय फोकस में नहीं आ रहे हैं। रेस्ट ऑफ द स्पेस में जैसे कि फार्मा, आईटी, यहां पर इंडिकेटिव एक्शन थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है। 13 अंकों के आसपास की तेजी। जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव टिक्स दिखा रहा है, लेकिन फर्स्ट एड में आज कुछ खास मुद्दे या फिर कुछ खास बातें जिस पर हम नजर रखने वाले हैं, उसमें एक तो सुमित हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ये बताने के लिए कि सेबी के फैसलों के बाद बीएसई और एनएसई क्या इनका आईपीओ जल्द आ सकते हैं, इस पर उनसे बातचीत करेंगे। अंचल हमारे साथ जुड़ेंगे, ब्रोकरेज का व्यू इस समय क्या है ये बताने के लिए। साक्षी हमारे साथ जुड़ेंगी, आज की ट्रेडिंग पिक्स क्या है ये बताने के लिए। और रजत ऑब्वियसली हमारे साथ हैं, जिनसे हम देखेंगे कि सुपर 7 स्टॉक्स आज के कौन से हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले ब्रोकरेज व्यू क्या है ये देख लेते हैं। आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक लंबी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने टॉप रिसर्च आइडियाज पेश किए हैं, स्पेशली इंडियन कंपनीज ऐसी 15 कंपनियां जहां पे आप निवेश कर सकते हैं या फिर आप दूर रहें। आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है एसेट क्वालिटी में जो सुधार है उससे बैंक को फायदा होगा। साथ ही आईटीसी एक शेयर है जिसपे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कंजम्पशन बढ़ रहा है और कंजम्पशन बढ़ने से कंपनी की एफएमसीजी कारोबार में तो इंप्रूवमेंट आएगी। साथ ही जिस तरह से टोबैको का कंजम्पशन बढ़ रहा है उसका भी फायदा कंपनी के जो कोर कारोबार सिगरेट कारोबार है वहां पर भी आता हो दिखेगा। एसबीआई में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, जिस तरह से दरें घट रही हैं और इकोनॉमी में एक रिकवरी की कॉर्पोरेट लोन्स बढ़े उससे बैंक को फायदा आता हुआ दिखेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी की सलाह है। सीमेंट कंजम्पशन बढ़ रही है, सीमेंट की बिक्री बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार का काफी ज्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे सीमेंट कंपनी को भी फायदा होगा। इसके अलावा एशियन पेंट्स एक काउंटर है जिसपर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ग्राहकों की तरफ से स्पेंडिंग बढ़ी है, स्पेशली फेस्टिव सीजन में डेफिनेटली एक डिमांड रहती है पेंट कंपनियों की, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखेगी। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा एक मिड कैप फार्मा कंपनी, इसने अपना जो कारोबार है, पहले एपीआई कारोबार इनका फोकस था, अब फॉर्मुलेशन कारोबार की तरफ बढ़ती जाएगी, वो खरीदारी करें। और जो गोदरेज कंज्यूमर्स है इसमें भी सिमिलर ट्रिगर है जैसे आईटीसी में था। कंजम्पशन स्टोरी है, जिस तरह से ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ रही है घरों की, उससे कंपनी को फायदा आता हुआ दिखेगा। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस तीनों में ही खरीदारी की सलाह है। उनका मानना है जहां एक तरफ एचसीएल टेक को फायदा होगा क्योंकि जितने भी उभरते बाजार है वहां पे इसकी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, उससे नए ऑर्डर्स ड्राइव होते हुए दिखेंगे। वही इन्फोसिस पे इनका मानना है जो नई मैनेजमेंट आई है वो कंपनी को टर्न अराउंड की तरफ ले जा रही है और वो एक क्रिटिकल ट्रिगर होगा। टीसीएस के तौर पर उनका मानना है जो ग्लोबल स्पेंडिंग बढ़ रही है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकवरी आती है तो वहां से बड़े ऑर्डर आते हुए दिखेंगे। ल्यूपिन में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कंपनी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है, ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, वहां से कंपनी के आने वाले नतीजे ड्राइव होते हुए दिखेंगे। सन फार्मा एक और काउंटर, इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। सबसे बड़ी कंपनी है देश की और साथ ही यूएस में जिस तरह से कंपनी का फोकस बढ़ रहा है और जो अब कंपनी का रिनबैक्सी के बाद इंटीग्रेशन के बाद जो ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी साउंड और काफी स्ट्रांग है। 3 बिकवाली की सलाह है। पहला तो बीएचईएल पे अंडर परफॉर्म अभी भी बरकरार है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच एग्जीक्यूशन स्लो है, आने वाले दिनों में भी एक स्लो धीमा और इसी से दूर
है। भारत फोर्ज एक काउंटर है जहां पे अंडर परफॉर्म है। यूएस में ट्रक सेल्स गिर रही है लगातार और कंपनी के काफी बड़े ऑर्डर्स यूएस से आते हैं, ट्रक सेगमेंट से आते हैं, उसके चलते नतीजे खराब रह सकते हैं। और साथ ही अंत में रिलायंस कम्युनिकेशन यहां पे भी अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। मार्केट में जो कंपटीशन बढ़ रहा है उससे रिलायंस कम्युनिकेशन का जो मार्केट शेयर है वो गिरने का अनुमान है और वो कंपनी के लिए नेगेटिव रह सकता है, ऐसा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मानते हैं। चलिए, तो कुछ ब्रोकिंग हाउस रिपोर्ट जो अंचल ने शेयर करी, लेकिन आज की तैयारी में ऐसे कौन से स्टॉक साक्षी आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो आपने पूछे हैं इस समय ब्रोकर से, ट्रेडर से, जहां पर वो आज इंडियन पर्सपेक्टिव से रजत, आज के पहले ट्रेडिंग आइडियाज आशीष कयाल ने बताए हैं। अरविंद पर पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं, टारगेट बताया 337 का और स्टॉप लॉस बताया 303 का। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स वो बेरिश है और बिकवाली की राय दे रहे हैं, टारगेट बताया 2950 और स्टॉप लॉस बताया 3190 का। स्वाति होटकर की तरफ से राय है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर खरीदारी की सलाह यहां पर दे रही है, टारगेट बताया 72 और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 60 का। इसके अलावा मुंजाल शोवा पर वो पॉजिटिवली बेट कर रही हैं, टारगेट बताया 208 और स्टॉप लॉस बताया 190 का। प्रदीप सुरेखा की तरफ से खरीदारी की सलाह है यहां पर, टारगेट बताया 29.50 का और स्टॉप लॉस बताया 26.40 का। आखिरी राय इनकी वालचंद नगर पर है, खरीदारी की सलाह यहां पर भी, टारगेट बताया 168.40 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 153.70। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन रोज बाजार खुलने से पहले, ट्रेडिंग शुरू होने से पहले हम आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आते हैं जो कि अहम होते हैं, आज भी हैं। हमारे साथ रजत है ये बताने के लिए कि आज के सुपर 7 स्टॉक्स कौन से, बताइए रजत। जी बिल्कुल, रेलवे काउंटर्स को तो आप छोड़ दीजिए, जैसे कि वालचंद नगर अभी सुरेखा जी की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स में फोकस बहुत स्ट्रांग बढ़ता चला जा रहा है और एस्ट्रॉम की जो डील है वो ही ड्राइव कर जाएगी इस सेक्टर को। लेकिन ओवरऑल जहां पर काउंटर स्पेसिफिक खबरें हैं उसमें एक है न्यूलैंड लैब्स, यहां पर आप नजर रखें आज का सुपर 7 स्टॉक्स है, क्योंकि यहां पर होल्डिंग कंपनी जिनकी पेरेंट कंपनी है उसमें हिस्सेदारी बेचने की योजना है और इनफैक्ट 43% हिस्सेदारी जो है वो बेचने की योजना है, जिसको दिसंबर 2012 में कंपनी ने खरीदा था। और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर, एक बूस्टर डोज यहां पर न्यूलैंड लैब के लिए, जहां पर लिस्टेड कंपनी है, उसके लिए साबित होता हुआ नजर आएगा। ये स्टॉक तेज हो सकता है। टाटा मोटर्स डीवीआर, क्योंकि ब्लैक रॉक फंड ने 1.4 करोड़ खरीदे, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर प्रोवाइड कर सकता है, ये काउंटर ड्राइव हो सकता है। आज की मार्केट में ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी खरीदी गई है। यूनिटेक, काफी समय बाद इतना बड़ा स्टेक अगर कोई इंस्टीट्यूशन खरीद लेता है तो ऑब्वियसली यहां पर कुछ तो वैल्यू देखता होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सिटी ग्रुप ने कंपनी के 1.45 करोड़ शेयर खरीदे और ये यूनिटेक को आज के सत्र के लिए पॉजिटिव मूव प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ फास्ट मनी की कुछ कॉल्स 7:30 बजे आपके साथ शेयर की जाती है, उसमें एप्टेक, ये इंस्टीट्यूशंस के रडार पर काउंटर है, इस पे आप जरूर फोकस करें। ईपीएस शेयर है आज का। साथ ही साथ जीओएल ऑफशोर एक और काउंटर जहां पर बैठक है, उससे पहले ऑफशोर कंपनी हो सकता है कि एक तेजी पकड़ती हुई नजर आए। सुपर हिट कॉल्स जो सुबह 7:30 बजे फास्ट मनी में आपको बताई गई है, उसमें एक काउंटर है विमता लैब्स, जिसमें ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट फार्मा काउंटर्स इसलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि अब 2 आईपीओ जो हैं वो फार्मा में कहीं ना कहीं कतार में, तो कहीं ना कहीं छोटे मझौले शेयर्स पे फोकस ज्यादा और विमता लैब्स पे इंडिकेटिव एक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा पेनिनसुला लैंड, कल के सत्र में भी देखा, जो छोटी मझौली जो रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां थी जैसे कि पार्श्वनाथ, वो काफी अट्रैक्टिव है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, इस बीच जो इंडिकेटिव टिक्स हैं वो जहां जाके फ्रीज हुए हैं, इसमें निफ्टी करीब 23 पॉइंट्स ऊपर जाके रुका है, 7958 का लेवल है। और स्ट्रेंथ जहां पर है इंडिकेटिव टिक्स में, जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, उन स्टॉक्स में सबसे ऊपर वेदांता है। इसके अलावा टाटा पावर, बॉश, विप्रो, टाटा मोटर्स, आईटीसी, ल्यूपिन, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर एटलीस्ट प्री ओपन टिक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी 30 से कम, इनफैक्ट आज ये लैग कर रहा है। अगर हम निफ्टी के साथ इसकी तुलना करें, निफ्टी में 1/4% से ज्यादा की बढ़त है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैग करते हुए यहाँ पर। और मिड कैप इंडेक्स जो है उसमें इनफैक्ट इंडिकेटिव टिक्स में 1/4% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। ये मिड कैप स्पेस है। इसमें जय, आपकी टॉप पिक्स इस समय कौन सी होगी? मिड कैप में जैसे मैंने बताया आपको, मीर के शुगर स्पेस मुझे ऐसा लगा काफी अच्छा कर एक शॉर्ट टर्म नहीं बता रहा हूँ, मेरे थोड़ा मीडियम टर्म व्यू रहना चाहिए इसमें। आई थिंक बलरामपुर चीनी है, आई थिंक जो काफी अच्छा लग रहा है। अगर छोटे स्टॉक्स देखते हैं हम शुगर पैक में, तो केसीपी शुगर्स और अपर गैंजेस, ये दोनों में काफी अच्छा बढ़त देखने मिल सकता है। आई थिंक इसमें पेशेंस होनी चाहिए। अगर किसी कोई पेशेंस रखता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, आई गेस ये शुगर स्टॉक्स में जो रिवर्सल देखने मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टी बैगर है। और ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक नहीं बट इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस में जो हमें एक बढ़त देखने मिल रही है, वो भी काफी हेल्प करेगी। पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आई थिंक कुछ परसेंटेज 2-3% किसी की भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड देन
लुमेक्स ऑटोटेक जो मैंने बताया मेर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से स्टॉक में एक डाउनवर्ड स्टॉपिंग चैनल का ब्रेकआउट आया, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वेव 3 ऑन दी अपसाइड स्टार्ट हो चुकी है स्टॉक में। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म अगर काउंट्स बताओ और लॉन्ग टर्म टारगेट्स बताओ मेरे, तो काफी ऊपर के लेवल्स आ रहे हैं। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 टाइम्स हो सकता है ये स्टॉक इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड इन 1.5-2 years 900 तक के लेवल्स देखने भी मिल सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने आपको बताया कि 470 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं लुमेक्स ऑटोटेक में, तो वो भी काफी अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट जैसे आप बता रहे थे, मैंने सुना अभी सुमित को भी कि सीमेंट सेक्टर में काफी अच्छा एक्सपेक्टेशन ग्रोथ का है, तो उसमें से कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं लाइक डेकर सीमेंट्स, हाइडेलबर्ग सीमेंट और मंगलम सीमेंट, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को कंपेयर टू लार्ज कैप सीमेंट काउंटर्स है तो कंपनीज एक अच्छी बढ़त देखने मिल सकती है, अच्छा गेन देखने मिल सकता है। चलिए एक काउंटर लेते हैं, ट्री हाउस। ये जो काउंटर है ये इस समय ट्रेडर्स के रेडार पर है, वो भी नेगेटिव रीजंस की वजह से। मेरे को याद है जुलाई में 467 का कोट कर रहा था ये प्राइस, लेकिन अब 145 के लेवल्स पे और ह्यूजली फॉल देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशन सेलिंग करते चले जा रहे हैं। मयूरेश, एक कमेंट आपका, अगर आप ये स्टॉक ट्रैक करते हैं तो कोई ऐसी एक्टिविटी आपने आइडेंटिफाई की, कोई ऐसी न्यूज फ्लो जो ट्री हाउस को हिट कर रही है अभी, क्योंकि निवेशकों को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है और इनफैक्ट 70% वैल्यू ऑलरेडी इरोड हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में। अगेन क्लियरली आई थिंक जो एसोसिएटेड न्यूज आई थिंक कंसर्न्स, आई थिंक तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई थिंक दूर ही रहूंगा मैं। बट क्लियरली अगर ये सेक्टर आप देखते हैं तो आई थिंक एमटी एडुकेयर इज समथिंग दैट आई एम स्टिल लाइकिंग। बॉम्बे के अगर आप रहवासी है तो आई थिंक यू विल बी क्वाइट अवेयर ऑफ द एजुकेशन स्पेस और एमटी एडुकेयर जो एजुकेशन क्लासेस चलाते हैं, बट दे आर डाइवर्सिफाइंग, अदर लोकेशंस में जा रहे हैं। इनकी जो रोबोमेट और जो गवर्नमेंट का फोकस है उसकी वजह से इनकी जो ऑर्डर फ्लोज हैं वो काफी सब्सटैंशियल हो सकते हैं अगले 2 सालों में, और जो ईपीएस पोस्ट करेगी कंपनी अगले 2 साल में वे पॉजिटिव। तो मुझे इस तो ट्री हाउस से रिलेटेड टू न्यूज एसोसिएटेड दैट दूर रहना चाहिए, पर एमटी एडुकेयर इज समथिंग दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली लुक एट। जी चलिए, इस बीच कुछ ही देर में बाजार ओपन होंगे, लेकिन आज जैसे हमने कहा कि ऑटो स्टॉक्स ऐसे हैं जिस पर नजर रखनी होगी और रेलवे स्टॉक्स पर जिस तरह का मुंह देखने को मिल रहा है, उधर रियल एस्टेट में यूनाइटेड पर जो खबर आई है जैसे रजत बता रहे थे, बट ओवरऑल फंडामेंटली अगर हम देखें तो अभी भी वो कंफर्ट लेवल शायद यूनिटेक या फिर इस तरह के स्टॉक्स पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक कि कल जो जीडीपी डेटा आया है उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है एक रिन्यूड इंटरेस्ट देखने को मिले, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर चाहे जीएमआर हो या फिर एचसीसी, इस तरह के स्टॉक्स में हमने काफी इंटरेस्ट पिछले कुछ समय में देखा है इन्वेस्टर्स का। जीएमआर, एचसीसी, इस पर मयूरेश क्या सलाह होगी आपकी? सो क्लियरली आई थिंक जैसे नतीजे आए, आई थिंक एक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल देखने मिल गई है, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ उनके जो पावर प्लांट है कमलगंगा को लेकर। आई थिंक अगर उनमें टैरिफ रिविजन आती है जो हम सुन रहे हैं, उसमें आई थिंक कैश फ्लोज में सुधार आएगी, और जो सब्सिडी में जो इंपोर्टेड गैस लेते हैं उसमें जो एक यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ने की उम्मीद है, स्पेसिफिकली एनर्जी सेगमेंट में। आई थिंक दैट इज सब्सटेंशियल। द रोड बिजनेस इज डूइंग वेल, द एयरपोर्ट बिजनेस इज डूइंग एक्सेप्शनली फॉर द कंपनी। हालांकि कंसोलिडेटेड बिजनेस पे अगर हम देखेंगे तो अभी भी आई थिंक लॉसेज हैं, इबिटा में थोड़ा इंप्रूवमेंट है। तो आई थिंक यू विल नीड टू गिव सम अमाउंट ऑफ टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। अगर आपका 1 से 1.5 साल का व्यू है तो ये स्ट्रक्चरल इंप्रूव मारने के लिए काफी टाइम लगेगा। 3 से 5 साल का भी है तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगेन ऑन डिक्लाइन आई थिंक, बिकॉज फ्रॉम 1 to 1.5 year perspective जितने हमने रैली देखी है प्रॉब्ली ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक लाइक जीएमआर, जीबीके प्रॉब्ली फिजल आउट हो सकते हैं, क्योंकि एक क्वार्टर का नंबर अगर खराब आया तो आई थिंक द स्टॉक कैन गेट बीटन डाउन एज इट हैज रिजन अप एज वेल। बिल्कुल। राइस स्टॉक्स पर जय आपकी क्या सलाह है इस समय? जय, जो राइस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उस पर क्या सलाह है आपकी? इनफैक्ट देखा जाए भी तो ओवरऑल कमोडिटी स्पेस में काफी अच्छा मूवमेंट देखने मिला है, और एग्रो कमोडिटीज के स्टॉक्स में स्पेशली टी स्टॉक्स देखो, आप राइस स्टॉक्स देखो या तो शुगर स्टॉक्स देखो, काफी एक अच्छी बढ़त ऑलरेडी हमें देखने मिल चुकी है। बट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें एक ऐसा स्टॉक है KRBL, आई थिंक इसमें एक अच्छा मिला, अच्छी तरह से अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। मीर इसमें जो हिसाब से एक इंपल्स पैटर्न फॉर्म हुई है कंपेयर टू दी अदर राइस स्टॉक्स, आई डोंट थिंक और कहीं हुई है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि KRBL में ऊपर की तरफ 345, 346 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है इस स्टॉक में करीबन 220 के आसपास का। आई थिंक जब तक 220 के नीचे ट्रेड नहीं करता या तो क्लोज नहीं करता, ऑन द अपसाइड जैसे मैंने बताया कि 344, 45 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बैट रहेगा मेरा, दिया चांसेस ऊपर तरफ जाने के काफी ज्यादा है। जी
बिल्कुल, चलिए इस बीच मार्केट ओपनिंग होने वाली है। 23 पॉइंट ऊपर निफ्टी रुका है, 7958 का लेवल है यहाँ पर, और खुलने के बाद डेफिनेटली 8000 का एक लेवल है ऐसा जिस पर मार्केट की नज़र रहेगी आने वाले कुछ समय में। लेकिन उससे पहले आरबीआई की पॉलिसी, कल के जीडीपी नंबर, सेबी के अनाउंसमेंट्स, इन सब को मार्केट आज फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। और इसमें पहला टेक मार्केट पर बस आने की तैयारी में बैंक निफ्टी, जैसे हमने कहा कि आज कुछ हद तक एटलीस्ट इनिशियल टिक्स में हो सकता है लैग करे निफ्टी के मुकाबले। जो बेहतर बढ़त है वो निफ्टी पर और साथ ही मिड कैप इंडेक्स पर एटलीस्ट शुरुआती टिक्स में देखने को मिल सकती है। बट लेटर ऑन ऑब्वियसली बैंक निफ्टी विल कम इन टू प्ले। खुला है मार्केट 26 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 7961 के लेवल पर यहाँ पर पहला टिक निफ्टी पर आते हुए, और सेंसेक्स में भी करीब 1/4% की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी करीब 30 पॉइंट ऊपर। क्या है ओपनिंग एक्शन, बताइए रजत। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव ओपनिंग है। अगर ये होल्ड कर गए तो काफी बड़ा एक ट्रिगर बन जाएगा मार्केट के लिए, क्योंकि आप 7950 के लेवल को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहे हैं, और वो भी शुरुआत में ही। ये लेवल सस्टेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। 7958 7950 के लेवल्स। अच्छी तेजी शुरुआती सत्र में, और जो तेजी पकड़ी उसमें वेदांता शामिल है, निचले से रिकवरी है मैं कहूंगा इसमें। उसका टाटा पावर, उसके अलावा विप्रो जैसे स्टॉक्स लेटर हाफ में कल चढ़ रहे थे तो आज कहीं ना कहीं फोकस में जरूर होंगे। डॉक्टर रेड्डीज, HUL, कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स का बायस पॉजिटिव है और ये इंडेक्स को फिलिप प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंडाल्को, वेदांता, दो स्टॉक्स जो आज कैरी हो रहे हैं, अच्छी तेजी निचले स्रोत से बनती हुई नजर आ रही है। ल्यूपिन, ये काफी एक्साइटिंग प्ले है, अब 1% के आसपास तेज हो चुका है, अच्छी तेजी पकड़ लिया। और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी निचले स्रोत से साफ तौर पर रिकवरी है। तो बीटन डाउन स्टॉक्स ये कुछ ना कुछ पुल बैक जरूर दे रहे हैं, लेकिन HUL अब कहीं ना कहीं लीड करता हुआ नजर आया इन स्टॉक्स को। बैंक स्टॉक्स विनर्स हैं, ज्यादा तेजी नहीं बनी लेकिन फिर भी सरेंडर करने को तैयार नहीं। ICICI बैंक आधा फीसदी, IDBI कल की तेजी को बरकरार रखे हुए 9450 के लेवल यहां पर टेस्ट हो रहा है। इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, यहां पर भी हल्की तेजी देखने को मिल रही है। ज्यादातर बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं वो आज हरे निशान में शुरुआत हुई है उनकी। बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, यूको बैंक, IOB, साउथ इंडियन, लेकिन कोई बहुत बड़ा ट्रिगर यहां पर निकलना बहुत जरूरी है मौजूदा क्रेडिट पॉलिसी से। उसके बाद ही कहीं ना कहीं पकड़ आएगी। तेजी वाले काउंटर्स मिड कैप कैटेगरी में एमटेक ऑटो शामिल है, ऑप्टो सर्किट्स, यूनिटेक जिसके बारे में सुबह में कह रहा था, एक अच्छी फंड खरीदारी हुई है। उसके बाद लगभग 2.25% के आसपास तेज है। IFCI लगभग 2% का मूव ऑलरेडी दे चुका है, और पिरामिड एंटरप्राइजेस ये लगभग 2% तेज है। बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है समय ट्रेडर्स की। एजुकेशन स्पेस में एडुकॉम लीड कर रहा है, 2% की तेजी। इलाहाबाद बैंक, एल्स्टॉम इंडिया फोकस में था और लगभग 1.5% के आसपास की। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट रेलवे के साथ करा ऑब्वियसली एल्स्टॉम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर साबित हो सकता है। एल्स्टॉम इंडिया लगभग 1.5% के आसपास की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। गोदरेज कंज्यूमर्स एक और स्टॉक जैसे में ट्रेडर्स के रडार पर है। गिरने वाले काउंटर्स पे सनोफी फ्यूचर रिटेल कल की बढ़त को संभाल नहीं पाया, ऊपरी स्तरों पे गिर रहा है। EIH में कल तेजी थी, आज मुनाफा वसूली। थर्मिक्स, डिविस लैब्स जैसे काउंटर्स है मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिल रही है। और चेन्नई पेट्रो भी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर रहा, 0.1% के आसपास की गिरावट है। खबरों वाले शेयर्स में एल्स्टॉम इंडिया अच्छी तेजी बनी, यूनिटेक में लगभग 0.3% के आसपास की तेजी है। टाटा मोटर्स, DVR फ्लैट है। पिडिलाइट में थोड़ी तेजी, और न्यूलैंड लैब यहां पर नजर रखें क्योंकि यहां पर पेरेंट कंपनी की हिस्सा बेचने की अगर योजना है तो ऑब्वियसली यहां पर डोमेस्टिक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है उसको असर डालेगी। न्यूलैंड लैब में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल इंडेक्स का जो हिस्सा बना है MSCI में आज से जो लागू हुआ है उसमें अशोक लेलैंड ये काउंटर कहीं ना कहीं फोकस। इसके अलावा कैडिला यहां पर भी इनफैक्ट मूव मिलता हुआ नजर आया। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर ट्रेडर्स इंटरेस्ट है। और टाटा मोटर्स DVR पे आज के सत्र में जरूर नजर रखनी होगी। साथ साथ जो काउंटर्स इनफैक्ट यहां पर MSCI इंडेक्स में जो बदलाव हुआ है उसमें अल्कार्गो, CCL प्रोडक्ट्स, डचमन फार्मा, एस्कॉर्ट्स और एक्साइड जैसे काउंटर्स शामिल हैं। ट्रेडर्स का सेंटीमेंट अब इन काउंटर्स HSIL, गायत्री प्रोजेक्ट्स, ग्रैंड न्यूज इंडिया, हिम्मत सिंह का, क्योंकि ये जो काउंटर्स हैं ये स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा बने हैं, यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। फर्स्ट ट्रेड में SBI, इनफैक्ट ये वो कंपनीज हैं जो NSE अगर ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट होता है तो इन कंपनियों को बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक अच्छी मजबूती है। IFCI में तेजी देखने को मिल रही है। IDFC एक और काउंटर जहां पॉजिटिव, बजाज होल्डिंग्स में फोकस करें, इस कंपनी को कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। NSE लिस्टिंग का असर आता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट ट्रेड में ऑटो शेयर्स, और वही मैं बात कर रहा हूं कि अगर यहां पर बात हो जाती है कंज्यूमर स्पेंडिंग को किसी भी तरीके से बढ़ाने की अर्थव्यवस्था में आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में, तो ये जो सेक्टर है एज अ होल ये आज बस करता हुआ नजर आएगा। शुरुआत थोड़ी सुस्त है मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, M&M जैसे काउंटर्स पे, लेकिन रिवर्सल हो सकता है। बहुत स्पेस पे आप नजर रख के चलें, खासतौर से टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स पे। इनफैक्ट आज वर्ल्ड एड्स डे है तो ऑब्वियसली एक काउंटर जो फोकस में रहेगा वो रहेगा क्यूपिड। सुबह से काफी स्ट्रांगली मोमेंटम में इस समय तेजी पकड़ी हुई है और फिलहाल 431 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। 33 रुपए के आसपास की जो है मजबूती देखने को मिल रही है। फर्स्ट ट्रेड में कुछ और काउंटर्स जैसे कि स्ट्राइड्स, इसके अलावा डिविस, वोकहार्ट, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा
में ज्यादातर काउंटर्स जो हैं उसमें हल्की तेजी जो है वो यहां पर बाजार पर देखने को मिल रही है। और साथ साथ रेलवे काउंटर्स फोकस में है। टाटा टीटागढ़ वैगन, कालिंदी रेल, नितिन फायर और कर्नेक्स माइक्रो जैसे काउंटर्स जो हैं वो आज फिर से ट्रेडर्स के राड पर। तो रेलवे काउंटर्स में लगातार पिछले कुछ दिनों में एक्टिविटी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अब निफ्टी 7963 के लेवल पे है, अच्छी तेजी है और वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 8000, लेकिन 8050 के लेवल्स तभी मिलेंगे जब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर ट्रिगर जो है वो इस समय मार्केट्स पे निकल के आएगा। तो जय, इस ओपनिंग पे आपके क्या कमेंट्स हैं? रजत, जैसे एंटीसिपेट किया था बिल्कुल वैसे ही देखने मिला है, एक पॉजिटिव टिक्स देखने मिली है ओपनिंग ट्रेड्स में। और इनफैक्ट यही बात मैंने कही थी कि 8000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, वो एक काफी अहम लेवल रहेगा। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ पास होल्ड हो पोजीशंस तो बनाए रखनी चाहिए। 78-90 का जो मैंने स्टॉप लॉस बताया था इनिशियली, तो आई थिंक वही स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। 8000 तक के लेवल्स देखने आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकते हैं। रजत, अगर 8000 के पार होता है निफ्टी तो ही आई गेस कंटिन्यू करना चाहिए और टू होल्ड निफ्टी। अगर 8000 से थोड़ा भी एक रिवर्सल देखने मिलता है, थोड़ी भी वीकनेस देखने मिलती है, वसूल लेना चाहिए। अगर 8000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड कर सकते हैं जो अभी तक ऐड नहीं किए जिन्होंने, और अगर रिवर्स होता है तो आई थिंक वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए जय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन आपने ट्रिगर्स की बात की रजत, आज ट्रिगर्स की कोई कमी नहीं है मार्केट में, चाहे आरबीआई की पॉलिसी हो या फिर जीडीपी नंबर्स या फिर सेबी के फैसले, और तो और आज वर्ल्ड एड्स डे है और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है शेयर बाजार में। और इसी का नाम शेयर बाजार है कि ये हर उस ट्रिगर को बुनाने की कोशिश करता है जो कि इसके होराइजन पर हो, जो कि इसके रडार पर हो। तो क्यूपिड पर आज 9% से ज्यादा का मूव देखने को मिल रहा है, बिकॉज वर्ल्ड एड्स डे है। तो इसके चलते जो एड्स प्रिवेंशन के साधन है उसकी बिक्री बढ़ने की उम्मीद 10% ऊपर क्यूपिड लिमिटेड 37 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कुछ काउंटर्स जहां पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स के साथ अच्छी खरीदारी है। इसमें मुंजाल ऑटो, ये काउंटर 16% ऊपर है और ओपनिंग टिक्स में ही जिस तरह के वॉल्यूम्स के साथ ये चल रहा है, मुंजाल ऑटो इस समय करीब 17% ऊपर है। IVRCL करीब 11.5% ऊपर। क्यूपिड इस बीच अब अपर फ्रीज पर है, जैसे हम की सो क्यूपिड हैज हिट अ सर्किट, 10% ऊपर 437 पर ट्रेड करते हुए। मुंजाल ऑटो और एक काउंटर है जो कि 17% ऊपर है और IVRCL यहाँ पर 10% का मुंह देखने को मिल रहा है। और कुछ काउंटर्स जिस पर मुंह है, इसमें हैनुंग है आज जहां पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है। SRS लिमिटेड और एक काउंटर है जो कि 9.25% ऊपर। ये सारे वो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ जहां पर अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इस समय मुंह है। हमने राइस स्टॉक्स की बात की थी, जो कि करीब 8% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी यहाँ पर। विम्टा लैब्स और एक काउंटर है जो कि करीब 6.25% ऊपर वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करते हुए। और बाकी काउंटर्स यहाँ पर इस समय मुंह ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसमें GI ऑफशोर है जो कि करीब 5% ऊपर ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ। तो ये कुछ काउंटर्स है जिस पर मुंह अच्छा है। मगर कोई काउंटर जो आप रणधीर जी, आई थिंक जो मिड कैप स्पेस में मुझे पसंद आ रहा है, आई थिंक वो ईपीसी स्पेस ही पसंद आ रही है एट दिस पॉइंट एज अ थीम। तो मुझे लगता है KNR कंस्ट्रक्शन, जिसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 4 टाइम्स रेवेन्यू विजिबिलिटी रहती है, 22% से अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है, एक्जीक्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग है, डेट इक्विटी बिल्कुल नहीं है बुक्स पे, वेरी वेरी मिनिस्क्यूल एट 0.1 टाइम्स। तो मुझे लगता है आई थिंक जो प्रीमियम मिलता है काउंटर को शायद बरकरार रह सकता है विद गवर्नमेंट फोकस। KNR will be a big beneficiary along with MBL Infra, जिसकी ऑर्डर बुक काफी डिसेंट है और जैसे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है 2,500-3,000 करोड़ के ऑर्डर, मुझे लगता है उनकी EPC बिजनेस स्पेसिफिकली विल डू वेल अलॉन्ग विद देयर बॉट प्रोजेक्ट्स जो ऑपरेशनल हो सकता है अगले 3 से 4 क्वार्टर में। तो मेरे ख्याल से कंसोलिडेटेड बेसिस नंबर्स आर लुकिंग मच बेटर। अगेन आई थिंक आउटसाइड द यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो प्रॉब्ली MM Forgings ऑटो स्पेस के जैसा बात कर रहे थे, काफी कंजर्वेटिव नंबर्स लिए हैं और मुझे लगता है द मैनेजमेंट एक्सीड्स देयर एक्सपेक्टेशंस ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years, द स्टॉक कैन बी अ वेरी गुड रिटर्न गिवर इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो मुझे लगता है आई थिंक एक्सपोर्ट्स इज डूइंग वेल, मार्जिन एक्सपेंशन हो सकती है, MM Forgings रिमेनिंग ओवर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बेट एट द करंट लेवल। मयूरेश, आईटी को कहां और कैसे प्ले कर रहे हैं आप? इनफैक्ट विप्रो जैसे स्टॉक्स जहां पर अब एक्टिविटी बन रही है और मैं चेक कर पा रहा हूं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से विप्रो करने को 2% आसपास का मूव है। HCL टेक्नोलॉजीज पॉजिटिव है आज, TCS में टिक्स माइनरली पॉजिटिव पड़ते हुए नजर आए। इस पूरे स्पेस में लार्ज कैप स्टॉक्स को कैसे देखते हैं आप?
मीर जी, जैसे आप देखते हैं कि Q3 Q4 के नतीजे थोड़े सॉफ्ट ही रह सकते हैं। Q3 में काफी फॉलोअर्स और क्रिसमस हॉलिडेज की वजह से वर्किंग डेज कम होते हैं। Q4 में डिस्क्रिशनरी बजटिंग स्टार्ट होती है, इसलिए लार्जली फैक्टर्ड इन है कि Q3 Q4 के जो नंबर्स होंगे बोथ ऑन इबिट फ्रंट का नंबर्स का सवाल आया, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स हो, रुपी टर्म्स हो, डॉलर टर्म्स हो, वी आर एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ टू कम टू फॉर द टॉप टियर कंपनीज। तो इन्फोसिस की बात करें तो जैसे इन्होंने क्लाइंट माइनिंग किया है, जैसे बिट मार्जिन्स का इनका एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिमेनिंग बिटवीन 26-27%, आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। मैनेजमेंट चेंज की वजह से आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर दैट वन कैन लुक एट। टीसीएस की जैसी ऑर्डर बुक है 30% ऑफ मोर देन व्हाट इट्स बेस्ट ऑर्डर बुक हैज बीन, एग्जीक्यूशन यूटिलाइजेशन लेवल इसका जो एक वैल्यूएशन प्रीमियम था इन्फोसिस के साथ वो भी थोड़ा नैरो हुआ है, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी भी बरकरार है। HCL टेक सिमिलरली अगर हम IMS की बात करें तो दैट्स ग्रोइंग वेरी वेरी वेल। इंजीनियरिंग सर्विसेज 18% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे बिट मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है स्पेसिफिकली फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड, आई थिंक दैट कैन हैव अ ह्यूज इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ द डॉलर रेवेन्यूज विल पैन आउट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्फोसिस, TCS, HCL टेक अगर डिक्लाइंस में मिलते हैं तो IT क्षेत्र के आई थिंक पोर्टफोलियो पिक्स रह सकते हैं। जी चलिए, इस बीच मिड कैप के कुछ और को देख लेते हैं। टोरेंट फार्मा अब ये करीब 3.5% ऊपर है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग है। 3.5% ऊपर टोरेंट फार्मा ट्रेड कर रहा है। पिरामल एंटरप्राइज करीब 2.25% ऊपर है। जेपी एसोसिएट्स पर 2% का मूव। आज हेवेल्स इंडिया करीब 2% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वोल्टास, सेल, सन फार्मा एडवांस, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिन पर मूव है और साथ ही यूनाइटेड ब्रूरीज ये करीब 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन हेवेल्स, वोल्टास, इन पर जो मूव है इसे मयूरेश किस तरह से करना चाहिए? सो क्लियरली आई थिंक जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की हम बात करते हैं तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ यू कैन प्ले दैट। तो हेवेल्स हो, वोल्टास हो, आई थिंक एक डायरेक्ट स्ट्रोक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन आई थिंक इंडिविजुअली अगर हम बैलेंस शीट्स देखते हैं और हेवेल्स की जैसे हमने मूव देखी, आई थिंक सिल्वेनिया की जो ऑपरेशंस हैं और पेंशन लायबिलिटीज हैं, आई थिंक दैट विल स्टिल हैव एन ओवरहैंग ऑन टू द स्टॉक। जैसे इनके एड स्पेंड्स है, दैट विल प्रोबब्ली हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैप ऑन देयर एबिटा मार्जिन्स। वोल्टास की बात करें तो आई थिंक वोल्टास, ब्लू स्टार, अगर आप सारे कंपनियों को ले लें तो EPC बिजनेसेस हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक एपमैक जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स डिवीजन, आई थिंक इसमें थोड़ी स्ट्रगलिंग देख रहे हैं हम। ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो बैकलॉग ऑर्डर्स थे, स्पेसिफिकली लेगेसी ऑर्डर्स, उनको आई थिंक क्लियर करने में समय लगेगा। तो आई थिंक इफ आई हैव टू प्ले द थीम विद इन दिस सेगमेंट इटसेल्फ, आई थिंक बजाज इलेक्ट्रिकल, ब्लू स्टार इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। मीर जी राइट, फार्मा स्टॉक्स फिर से फ्लेवर में आते हुए नजर आए। इनफैक्ट यहाँ पर एल्केम लेबोरेटरीज, डॉक्टर लाल पाथलैब्स, ये दो कंपनियां जो कहीं ना कहीं आईपीओ की कतार में अब आ गई हैं। उससे पहले आप छोटे मझौले काउंटर्स देखिए जैसे कि न्यूलैंड, मंगलम ड्रग्स, बाल फार्मा, ये फिर से जो काउंटर है एक्टिव होते हुए नजर आए। और लार्ज कैप कैटेगरी में डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन जैसे, सिप्ला जैसे स्टॉक्स जो हैं वो आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मयूरेश, पूरे स्पेस पे आपकी राय और कोई काउंटर जो आपको लगता है कि कैश फ्लोज के हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड काफी बेहतर लग रहा है आपको? सो क्लियरली लार्ज कैप्स में हम देखें तो आई थिंक जैसे बीटन डाउन काउंटर, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, आई थिंक न्यूज रिलेटेड है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू हाउ द FDA कंसर्न्स आर गोइंग टू पैन आउट। सो क्लियरली अगर डॉक्टर रेड्डीज का एक इंपोर्ट बैन सब्स्टिट्यूट होता है और दैट कम्स थ्रू, प्रॉब्ली स्टॉक में थोड़ा करेक्शन दिख सकता है, लेकिन दैट इन माय ओपिनियन बिकम्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर हम बात करें तो इक्का लैब्स में जहां पे आई थिंक काफी डिस्काउंटिंग हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ हाउ द यूएस जेनेरिक सेल्स विल पैन आउट, आई थिंक दैट इज लार्जली डिस्काउंटेड एंड फैक्टर्ड इन। तो मुझे लगता है एनी पॉजिटिव रेजोल्यूशन अगले कुछ क्वार्टर्स में स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इट्स प्लांट्स इन इंदौर, रतलाम, सिलवासा, आई थिंक दैट्स गोइंग टू हैव अ ह्यूज इंपैक्ट। और जो ROEs है वो प्रॉब्ली वापस नॉर्मलाइज हो सकती है टू दैट 24-25% मार्क एंड इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि इक्का लैब्स का डिक्लाइंस में मिलता है मिड कैप फार्मा स्पेस से, तो एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जी चलिए, इस बीच एक बार नजर डाल लेते हैं ट्री हाउस पर। ये काउंटर आज करीब 2% ऊपर है, 1.5 से 2% की मजबूती है। कुछ हद तक रिकवरी की कोशिश है। कंपनी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है एक्सचेंजेस को कि इनके 25 लाख शेयर्स गिरवी नहीं है। जो एक्चुअल प्लेज या फिर शेयर्स गिरवी इन्होंने रखे हैं उसकी संख्या इससे 1/10 है, यानी करीब 2.5 लाख शेयर्स हैं जो कि इन्होंने गिरवी रखे हैं। और इसी के चलते काउंटर थोड़ा बहुत बाउंस देने की कोशिश करते हुए, लेकिन ये कितना टिक पाएगा, बिकॉज ये जिस तरह से गिरा था उसके चलते अलग अलग लेवल्स पे इट विल कीप रनिंग इनटू द सेलिंग जोन। जो पुरानी पोजीशंस होंगी दिखे तो टिपिकली वन वे अपसाइड इस तरह की जो गिरावट होती है विच इज प्रोलॉन्ग्ड ओवर अ क्वार्टर, उसके बाद थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। वही इस समय ट्री हाउस पर हो सकता है देखने को मिले, लेकिन फिलहाल
154 पर। आज और एक स्पेस जिसके हमने बाजार खुलने से पहले बात की थी वो है राइस स्टॉक्स, खासकर वो कंपनीज जो कि एक्सपोर्ट मार्केट में जुड़ी हुई हैं, और ये जो ईरान का ट्रिगर है वो क्लियरली यहाँ पर प्ले आउट करते हुए सारे स्टॉक्स पर आप देखिए अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है। और साथ ही हमने बात की थी क्यूपिड की, यहाँ पर भी काफी अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम एक्शन, कोई इंट्राडे प्ले अगर आपको ढूंढना है एंड आपको कुछ हद तक डीलिंग होना है जो मार्केट का सेंटिमेंट से, तो फिर ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आज के ट्रेड में आप नजर रख सकते हैं। क्यूपिड पर कोई सलाह देना चाहेंगे क्या आप मयूरेश? नहीं, मेरी आई थिंक कवरेज भी नहीं है तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। जी बिल्कुल, रेलवे स्टॉक्स कहीं ना कहीं ये भी फोकस में, इनफैक्ट टीटागढ़, वैगन्स, कर्निक्स, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर जो पॉजिटिव फ्रंट पे अप्रोच आज ट्रेडर्स की शुरुआती सत्र में नजर आ रही है। टीटागढ़, वैगन्स फिलहाल 4.5% के आसपास की तेजी है, कर्निक्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये 5% अपर फ्रीज पे खड़ा है। यही एक इनफैक्ट जो रेलवे काउंटर्स हैं ठीक बजट से पहले कहीं ना कहीं चलने शुरू होते हैं महेश, लेकिन यहां पर जिस तरीके से अभी रफ्तार पकड़ी हुई है, गोइंग फॉरवर्ड क्या वैल्यूएशन की क्या अप्रोच होनी चाहिए? कोई ऐसा स्टॉक है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो आप मानते हैं कि जहां पर बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग हो, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग और वो ड्राइव हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड? सो क्लियरली आई थिंक जैसे रेलवे स्टॉक्स बैन हुए हैं काफी कुछ सालों पहले, आई थिंक इनकी बैलेंस शीट में इश्यूज यही थी कि आई थिंक वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स और एग्जीक्यूशन, ये दो मेजर दिक्कतें थी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, जैसे मैं पहले भी कह रहा था शो के पहले, दिस टाइम अराउंड आई थिंक इट विल बी डिफरेंट। अगर 3 से 4 साल का किसी लंबे समय का इन्वेस्टर का व्यू हो तो मेरे ख्याल से जैसे ऑर्डर फ्लोज आएंगे, जैसे इनके एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स एंड अदर अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, जैसे इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, मुझे लगता है आई थिंक कैश फ्लोज विल इंप्रूव ड्रास्टिकली ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो मेरे ख्याल से आई थिंक द स्टोरी is a little bit different. Again, I'm saying I think the view has to be more than 3 years. अगले 1 से 1.5 साल में I think they'll still need to strengthen their balance sheets related to order flow, execution, margin improvement, जो काफी evident हो सकती है। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, I think टीटागढ़, वैगन्स, Texmaco Rail, I think these are some counters, declines पे investors definitely लिख सकते हैं, but you have to keep a view of 3 to 4 years. राइट लेकिन इस समय हम एक ऐसा स्टॉक बताते हैं जहां पर फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो, इनफैक्ट फंडामेंटल्स नहीं 6 पैरामीटर्स पे आकर जाता है वो शेयर। संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप बताएं 6 पैरामीटर्स कौन से और साथ ही आज का स्टॉक। शुक्रिया रजत। रोजाना हम आपको 6 की पैरामीटर्स पे एक फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉक बताते हैं लंबी अवधि के लिए, और जो 6 की पैरामीटर्स हैं उसमें हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि कंपनी किस तरह की है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसकी बैलेंस शीट, साथ ही साथ पीयर्स के मुकाबले उसके वैल्यूएशंस किस तरह के हैं, डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है, निवेशकों का ध्यान रखती नहीं रखती, और आने वाला समय यानी कि जो आउटलुक है वो किस तरह का इस कंपनी का। और आज जो एक कंपनी चुनी गई है एक इंटीग्रेटेड प्ले है, एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, इंडिया ग्लाइकोल्स एक कंपनी जिसका नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये कंपनी अगर आप देखें केमिकल्स, बायोफार्मा, उसके साथ साथ नेचुरल गम, शुगर और इंडियन मेड फॉरेन लिकर, ये 5 ऐसे कारोबार हैं जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है, और काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये कंपनी जिसका उत्पादन करती है। उसमें अगर आप देखें 32 साल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का, तो उस लिहाज से देखा जाए काफी वेल डाइवर्सिफाइड इंटीग्रेटेड कंपनी है। मोनोइथिलीन ग्लाइकोल, इंडस्ट्रियल गैसेस, इसके साथ साथ गुआर गम डेरिवेटिव और इथेनॉल का उत्पादन करने में खासतौर पर कंपनी जुड़ी हुई है, और खुद के ब्रांड्स के तहत एक कंपनी लिकर बनाने का कारोबार भी करती है जो कि मिलिट्री कैंटीन यानी कि CSD कैंटीन बिकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस कंपनी का एक बायोफार्मा डिवीजन भी है जिसके तहत नेचुरल कलर, हर्बल सप्लीमेंट्स बनाने का कारोबार भी करती है। तो काफी डाइवर्सिफाइड, काफी इंटीग्रेटेड कंपनी है, बैकग्राउंड वाइज काफी मजबूत नजर आती है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स अच्छा खासा हिस्सा इस कंपनी में होल्ड करते हैं, 61% के आसपास की हिस्सेदारी अगर आप देखें प्रोमोटर्स की है इस कंपनी में। DIs भी देखें तो करीब 2% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर का कोई भी हिस्सा, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, तो कोई भी कंसर्न दरअसल इस कंपनी को लेकर नहीं है। DIs जैसे मैंने बताया 2% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, और GIC का इसमें 2.25% के आसपास का हिस्सा, तो उस लिहाज से शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई दिक्कत नहीं नजर आती है। लेकिन बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालते हैं। बैलेंस शीट अगर आप देखें तो इस कंपनी ने काफी रैपिडली एक्सपैंड किया जिसकी वजह से 1700 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा, लेकिन उसके बावजूद भी डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए कंफर्टेबल है, 0.76 टाइम्स के आसपास है, जो कि कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी खासी नकदी कंपनी होल्ड करती है। बुक वैल्यू देखिए 147 रुपए के आसपास की है, उसके नीचे फिलहाल कारोबार कामकाज कर रही है कंपनी। और अच्छा खासा हिस्सा अगर आप देखें एक्सपोर्ट से भी इस कंपनी का आता है, तो कहीं ना कहीं रुपए की जो कमजोरी है उसका फायदा भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। और खुद का इसका एक कैप्टिव पावर प्लांट है, कोजन पावर प्लांट, जो कहीं ना कहीं इसके जो ऑपरेशंस है उसको सपोर्ट करता है। तो उस लिहाज से बैलेंस शीट भी देखें तो इस कंपनी की काफी मजबूत नजर आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो वैल्यूएशन है अपने पीयर्स के मुकाबले ये किस तरह से है। अपने पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो सस्ता शेयर काफी नजर आता है, क्योंकि बुक वैल्यू अगर आप देखें जैसे मैंने पहले बताया काफी स्ट्रांग है, और FY15 में अगर आप देखें 6.5 रुपए के आसपास की कैश EPS इस कंपनी की। बैलेंस शीट काफी मजबूत है, और कहीं ना कहीं अपनी बुक वैल्यू से केवल 0.74 टाइम्स की जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर ही कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो वैल्यूएशन वाइज भी रिस्क रिवॉर्ड काफी
फेवरेबल कंपनी के लिए नजर आता है। लेकिन डिविडेंड एक निवेशक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि लंबी अवधि के लिए उतरता है, और बीते 8 सालों से देखिए लगातार एक कंपनी डिविडेंड देने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं निवेशकों के हितों को इस कंपनी ने ध्यान में रखा है, और 2013 काफी अच्छा साल था, 6 रुपए के आसपास का डिविडेंड इस कंपनी ने दिया था, और डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव है, करीब 5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफी अट्रैक्टिव एफडी के मुकाबले मानी जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आउटलुक, यानी कि आने वाला समय इस कंपनी का कैसा देखने को मिलेगा। Q3 और Q4 जो समय है वो काफी पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से इलेक्शंस हुए थे उसका एक काफी बड़ा जो पॉजिटिव इंपैक्ट है इस कंपनी के नंबर्स में साफ तौर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में इस कंपनी का काफी अच्छा खासा एक्सपोजर है, और इलेक्शन के दौरान इनकी जो मांग है उसमें अच्छा खासा इजाफा साफ तौर पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखिए जो मार्जिन है उसमें लगातार बढ़त देखने को मिली है। 15 में 4.78% के मार्जिन थे, बीती 2 तिमाहियों में 2 गुना से ज्यादा के इंप्रूवमेंट मार्जिन में देखने को मिला, और 10% के आसपास के जो मार्जिन है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल लगातार नीचे आ रहा है, उससे इनके जो मार्जिन है उसको सपोर्ट मिला, और आगे भी कहीं ना कहीं इसका इंप्रूवमेंट साफ तौर पर इनके नंबर्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स जिस तरह से 100 के पार पहुंचा है, रुपया 2 साल से ज्यादा के निचले स्तर पर है, उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट इनके नंबर्स पे साफ तौर पे देखने को मिलेगा। 2 साल से ज्यादा के निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है, 67 के आसपास के लेवल हम फिलहाल देख रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं आउटलुक में इसके सीधा फायदा देखने को मिलेगा। शुगर कारोबार का जो बाय प्रोडक्ट्स है मोलासिस, उसका इस्तेमाल अपना जो लिकर कारोबार है उसमें करती है, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड प्ले है, उसका भी फायदा साफ तौर पर इनके नंबर्स में मिलते हैं। और वैसे भी फेस्टिव सीजन है और छुट्टियों का सीजन है, उस दौरान जो लिकर की मांग है उसमें अच्छा खासा इजाफा दिखता है, जिसका रिफ्लेक्शन आने वाले जो 2 तिमाही के नंबर उनमें साफ तौर पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें शुगर साइकिल में सुधार हो रहा है, जिस तरह से प्रोडक्शन में कमी आ रही है, इनके रिलायंस में सुधार होगा, उसका भी जो इंपैक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और वैसे भी आरबीआई ने अगर आप देखें 1.25% से रेपो रेट काटा है, और बैंकों ने उसे पास ऑन करना शुरू कर भी दिया है। कर्ज काफी ज्यादा, तो जिस तरह से इनके ब्याज पर खर्च में कमी आएगी उसका सीधा फायदा इनके मुनाफे में भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आने वाले जो नंबर्स हैं उसमें सीधा इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आप इसमें कोई भी पोजीशन बनाए, लंबी अवधि के लिए बनाए, अपने जो निवेश सलाहकार हैं उनसे राय लेने के बाद, उनसे सलाह लेने के बाद ही कोई भी पोजीशन अपनी बनाए इसमें। बिल्कुल, चलिए तो नजर रखिएगा इस काउंटर पर। इंडिया ग्लाइकोल्स इस समय करीब 110 पर। मयूरेश, आप ट्रैक करते हैं क्या इसे? नहीं, अगेन मीर जी अनफॉर्चुनेटली नहीं ट्रैक करता। ऑलराइट, चलिए हमारे साथ नितिन राहेजा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नितिन, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर 7960 के लेवल पर ट्रेड करते हुए। लेकिन नितिन, अहम दिन है मार्केट के लिए। नाउ यू नो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन मार्केट कि वो कितनी तवज्जो पॉलिसी को देना चाहता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि एटलीस्ट कोई रेट कट का एक्शन नहीं होगा, बट देन द कमेंट्री विल बी आइड वेरी क्लोजली। देन वी हैव जीडीपी नंबर्स जो कि कल मार्केट्स बंद होने के बाद आए थे, और जिन लेवल्स पर मार्केट है क्लोज टू 8000, कितनी अपसाइड और आप देख रहे हैं मार्केट में? देखिए, मेरा मानना यह है कि मार्केट एक ब्रॉडर रेंज के अंदर घूम रहा है, और ये मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ, और उस रेंज का जो अपसाइड मुझे 8200 के करीब लग रहा है, और नीचे अबाउट अगर नीचे जाता है तो 7600। इस रेंज की तरफ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ टाइम कंसोलिडेशन, क्योंकि ये जितने भी आप ब्रॉडर अनाउंसमेंट्स देख रहे हैं वो एक आपको इंक्रीमेंटल पॉजिटिव्स बिल्डअप हो रहे हैं, पर मार्केट में अगर आप देखें, मार्केट एक्चुअली वेट डाउन है बाय द कंपनी रिजल्ट्स, और वो ये सेकेंड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स गए वो देयर वाज नथिंग टू राइट होम अबाउट एज फार एज द रिजल्ट्स आर कंसर्न। तो अगर आप रिजल्ट्स को देखते हैं तो एक लेवल पे मार्केट ऑलमोस्ट फुल्ली वैल्यूड नजर आता है। पर तो अब तक जब आपको कंपनी के जो स्पेशली जो लार्जर कैप कंपनीज है उनके नतीजे में आपको अच्छी ग्रोथ नहीं नजर आएगी, तब तक मुझे मार्केट ये रेंज तोड़ता हुआ नजर नहीं आता है। इन द मीन टाइम, जैसे मैंने कहा, क्योंकि लार्जर कंपनीज इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो इंडेक्स रेंज में रहेगा। पर ये ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको रिटर्न्स अभी भी मिल रहे हैं मार्केट में। तो जो कंपनीज की ग्रोथ जो स्ट्रांग रही है और जहाँ पे डेट लो है, वो कंपनीज ने अभी तक आउट परफॉर्म किया, और वो ट्रेंड जारी रहेगा। बहुत काउंटर स्पेसिफिक मूव है नितिन जी, और इनफैक्ट रेलवे काउंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड कैप फार्मा, मिड कैप आईटी, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो इस समय पसंद बन गए हैं बाजार के, और इंडेक्स हैवी वेट्स बन रहे हैं। पर गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं आपसे टॉप 3 सेक्टर्स पूछूं जो लीड कर सकते हैं, जहां पर आपको अभी भी उम्मीद है अगर बाजार पे कुछ रैली भी बन गई तो ये सेक्टर्स लीड करेंगे, वो बताएं। तो ब्रॉडली अगर हम सेक्टर्स को देखें तो मेरा मानना यह है कि एक फाइनेंशियल्स है जो लीड करेंगे। दूसरी जो सेक्टर है वो है ऑटोज, जैसे अगर रिवाइवल इकोनॉमी में आना शुरू हो जाता है। और तीसरा मेरा मानना है आईटी रहेगा,
जिसको रुपये डॉलर का बेनिफिट दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए, इस बीच मयूरेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अब वक्त है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का।